हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे थे टॉप 30 की वीडियो, उसका पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले पार्ट 1 में हमने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देख लिए थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब ये जो पार्ट है आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपके लगभग पिछले 5 साल और 10 साल के बीच के पेपर है, ठीक है। और क्योंकि लास्ट 3-4 साल से बहुत कम क्वेश्चन पेपर रिपीटेड आते हैं करंट टाइम में, बट जो बीच के पेपर यानी 10 से और 5 साल के बीच के जो पेपर हैं उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो पहला प्रश्न है बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और ये क्वेश्चन आपका 2012, 11, 13 यानी कंटिन्यू 3 साल आपके एग्जाम में आया था। तो इस बार ये 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो इसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आधा सांद्रण समाप्त होने में लगा समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। या फिर इसको घुमाकर कहा गया है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। या फिर बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के की व्युत्पत्ति कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखो, एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन अभी करने का समय नहीं है, सिर्फ मैं आपको यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। और अगर आपने इसका सॉल्यूशन आपके नोट्स वगैरह बना रखे, आप वहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 10 आ जाएगा इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी है ए की और ए माइनस एक्स की, वो आपने यहाँ पे वैल्यू रख करके पूरा इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप इस पूरे अगर आप इस पूरी पीडीएफ को चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे ये सारी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका टी हाफ निकल करके आ गया 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी यहीं से इसको तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है। देखो, क्वेश्चन आपका कंटिन्यू 9, 10, 12 और 19 में ये क्वेश्चन आया है। तो देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि के लिए जो समय होता है, ठीक है, अभिक्रिया के लिए जो टाइम होता है वो होता है 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। और आपको जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है 99% क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, तो एक्स आपने मान लिया ए, और 99% को जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.99 ए, ठीक है। ए या अल्फा बोल सकते हैं आप इसको। फिर उसके बाद T99 के लिए आ जाएगा क्या, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब इसको सॉल्व किया, देखो आ जाएगा क्या, आ जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन के। ऐसे ही 90% आपका पूर्ण हो चुका है। दूसरी तरफ आप जब देखेंगे, ठीक है, तो आपने 90% के लिए किया, दोनों को आपने डिवाइड में रखा और दोनों की वैल्यू रख दी, ठीक है। ये आपके आपके जो ऊपर है 2 इंटू 2.303 अपॉन के, ये है T99, और 2.303 अपॉन के ये है आपका T90%। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो के से के कट हो जाएगा, उसके बाद 2.30 से ये पूरा कट हो जाएगा, यानी ये भी कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास 2। तो सिंपल आप क्या रखेंगे, 2, और इधर बराबर में आपका क्या है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2T99 के साथ चल जाएगा, T99 इधर आ जाएगा, ठीक है, T90। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा T99% इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू T90%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस बार पूरे पूरे चांस है इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसी चैप्टर से प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट समय लेती है, इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना कीजिए। तो अर्धायु के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बच्चों, अ, अर्धायु के लिए कि देखो, वेग स्थिरांक आपका क्या हो जाता है के, और ये होता है आपका 2.303 बट्टे टी, और लॉग आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक। ए आपका क्या होता है, इसमें प्रारंभिक सांद्रण होता है, ए माइनस एक्स क्या होता है, टी समय बाद, यानी कुछ समय बाद जो आपकी अभिक्रिया में चेंजेस आए हैं वो है। फिर अगर आपने प्रारंभिक घटना यहाँ पे 100 ले रखी है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि 75% पूर्ण होने में 60 मिनट समय लेती है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो प्रारंभिक सांद्रण है वो है 100, और 100 में से कितना पूरा हो चुका है, 75 पूरा हो चुका है, बचा आपके पास कितना 25। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो के आपका क्या है, वेग स्थिरांक 2.303, समय आपको दे रखा है 60 मिनट, ये हमने यहाँ पे 60 रख दिया, लॉग आ गया 100/25, ठीक है। 100 क्या आपका पूरी अभिक्रिया है, और कितनी 100 में से कितनी पूरी हो चुकी है, 75, यानी 25 बचा, तो 100/25, 25 को सॉल्व करेंगे, 25 चौको 100, यहाँ पे आ गया 4, और लॉग 4 को देखो आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉग 2 का मान कितना होता है, 3010, किसका मान होता है, लॉग 2 का मान होता है, ठीक है। मान लो आपको लॉग 4 का याद नहीं है, तो सिंपल आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और आपको पता है इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग
m⁴n क्या होता है, n log m हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 सामने आ जाएगा और यहाँ पे इंटू कर देंगे 0.3010 से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा किसका, log 4 का मान। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.31 गुणा 10⁻² मिनट इनवर्स। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, फिर बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या किया, टी हाफ करके 0.693 अपॉन के, वेग स्थिरांक का मान अभी आपने निकाला के, तो के का मान आपने यहाँ पे रखा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हो रही है। फिर आप क्वेश्चन अगला देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका है 2016, 14, 11, 19, 17, 16, 16। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। का नंबर आपका ये है, फिर है खा नंबर। इसी में इसको खा नंबर को नहीं देखना है और ना ही गा नंबर को देखना है, सिर्फ हमने जो इसका फर्स्ट नंबर है उसको हमने सिर्फ देखना है। तो का नंबर है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने ले ली रिएक्शन ए एरो टेंड्स टू बी प्लस सी। ठीक है, शून्य कोटि की परिभाषा के अनुसार हमें पता है क्या होता है, आपने पढ़ा है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पे आ जाएगा वेग dx अपॉन dt। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया लेके आ जाएगा पावर में 0। ठीक हो गया, यहाँ सब आपको पता है कि dx अपॉन dt, यहाँ से वेग आप और क्या है, आपसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो k क्या लग जाएगा, आपका एक नियतांक लग जाएगा। ठीक है, स्थिरांक आ जाएगा, और k क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो dx अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा k। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि एक आ गया। अब आपको पता है किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है, और जब 1 की गुणा आप k से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 1। इसको आपने मान लिया समीकरण नंबर 1। चलते हैं आगे, फिर आगे का है, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। समीकरण 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने क्या किया, dx इक्वल टू लिख दिया k dt, यानी जो अपॉन में dt था उसको हमने शिफ्ट किया, तो dx बराबर आ गया क्या, k dt। हमने दोनों तरफ क्या लगाया, इंटीग्रेशन यानी समाकलन किया, तो dx इक्वल टू आ जाएगा k, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt आ जाएगा। dx का करेंगे x और ऐसे ही k कांस्टेंट है, dt का करेंगे t आ जाएगा, प्लस c आपका क्या है, यहाँ पे समाकलन स्थिरांक होता है। जब अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे 12th तो उसमें हमने देखा होगा कि c आता है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ से आपको मिल गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, बस यहाँ से आपने c का मान आगे क्वेश्चन में रखना है, यहाँ पर c का मान ही निकालना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया t 0 पर x का मान भी क्या होगा, 0 होगा। समीकरण कौन से, 2 से। यहाँ पे समीकरण 2 देखा कि अगर हम t का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे हमने t का मान 0 रखा तो x भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर है, फिर आगे देखते हैं c बराबर क्या हो जाएगा, तब c का मान कितना आ जाएगा, 0। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या, kt। x बराबर क्या आ जाएगा, kt। जब c 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, kt। तो यहाँ से अगर k का मान निकालना है तो t देखो कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा x अपॉन टी बराबर में k। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो इस समीकरण को शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। इससे k का मान ज्ञात करते हैं, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। तो ये हमारा k शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, इसका खा नंबर जो अभी हमने नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कोटि आणविकता से किस प्रकार भिन्न है, या अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 18, 15, 13, 11, 20, 9 में ये क्वेश्चन आया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जैसा इसमें आप देख पा रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका साधारण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर क्या है, तो दोनों को हम पढ़ लेते हैं। पहले देखो, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है आपका, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोटि शून्य हो सकती है। फिर आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगला है, आणविकता के जो पद होते हैं उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। ठीक है, क्या है, आणविकता अभिक्रिया के पद में उपस्थित भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, परंतु अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। फिर है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। और वहीं अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं। और लास्ट पॉइंट है, तो आप इतने 5 याद करेंगे, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगला चलते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। और फिर बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रथम कोटि की अभिक्रिया आर एल टू टी वक्र के आधार पर कीजिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके ये जो बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं वापस क्वेश्चन पर और कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आपने बार बार रिपीट करना है और यही क्वेश्चन आपके इस बार 100% चांस है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इस बार ऐसे छोड़ना नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें फिर आपको ग्राफ दे रखा है, फिर बोला है रेखा ढाल व दर स्थिरांक के मध्य क्या संबंध है। फिर अभिक्रिया के दर स्थिरांक की गणना कीजिए यदि ढाल 2 गुणा 10 की घात -4 सेकंड इनवर्स है। ठीक है, और फिर बोला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करना है, वेग समीकरण r बराबर r0 e टू द पावर -kt की व्युत्पत्ति भी कीजिए। तो पहले तो हम का नंबर का उत्तर करते हैं। देखो का नंबर हमसे क्या बोला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, तो पहले हम इसका ही सॉल्यूशन देख लेते हैं। और ये जो है आपका सेम जैसे अभी आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखा वैसे ही रहने वाला है सेम, तो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हमने ले लिया आर एर टू पी। ठीक है, वेग आपका हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी और इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब हटेगा के आर। ये भी आपने शून्य कोटि का भी ऐसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये समीकरण है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो डी आर ये जो माइनस है इसको जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये यहाँ से हट के इधर आ जाएगा। तो डी आर अपॉन क्या हो जाएगा आर, ये आर के बट्टे में आ गया, डी टी आ गया इस साइड। क्लियर हो गया। और ये माइनस है इसको भी हम उठा करके इधर लेकर के आ गए। तो आगे देखते हैं। देखो जब आपका समीकरण क्या बनेगा, डी ब्रैकेट में आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस का के डी टी। फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों और क्या करेंगे हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, दोनों और क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो जब हम समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो समाकलन को हम दिखाते हैं इनसे भी दिखाते हैं या फिर इस तरह से चिन्ह भी होता है, तो दोनों में से आप जो चाहिए यूज कर सकते हैं। तो जब इसको आप करेंगे तो डी टी अपॉन टी, देखो अगर आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद किए हैं तो डी टी अपॉन टी क्या होता है, टी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लॉग टी हो जाता है। इसको हम इन टी भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। और ऐसे इधर देखो माइनस का के कांस्टेंट है, जब आप डी टी का करेंगे इंटीग्रेशन तो सिर्फ क्या आ जाएगा टी, और आई आपका क्या है, स्थिरांक है, समाकलन का स्थिरांक है। शून्य कोटि में आपने सी देखा, यहाँ पे आप आई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी भी लगा सकते हैं इधर आप। आगे चलते हैं। जब आपका क्या है, प्रारंभिक सांद्रता की बात करें या प्रारंभिक समय की बात करें, मान लो जब आपकी अभिक्रिया शुरू हुई तब टाइम कितना लगा होगा, 0, यानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। और जो आपका आर है, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या रहेगा, r0 रहेगा। बस यही हमने क्या करना है, जहां पर टी है वहां पर हमने 0 रख देना है। जैसे अभी आपने यहाँ देखा समीकरण 1 में, यहाँ पे हमने क्या रखा, 0 रखा, और इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, r0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन r0 इक्वल टू माइनस का के की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे, 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आई। तो इधर आपके पास बचेगा आई का मान कितना, ये। और ये ऊपर जब हाँ जहां आप आई देख रहे हैं वहां पे हमने ये मान उठा करके रख देना है। ठीक है, जब ये मान हम रखेंगे देखो आपका जो समीकरण बन के आएगा वो आप देख पा रहे हैं, इन आर इक्वल टू माइनस का के टी प्लस इन r0। अब इस r0 को लेकर के जाएंगे बराबर के लेफ्ट साइड में, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेकर के क्या बन गया ये बच्चों आपका, क्या, इन आर अपॉन r0 इक्वल टू माइनस का के टी। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको पता है क्या करना है, सिंपल इस टी को ले जाएंगे डिवाइड के सेट, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल के सेट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी इन आर अपॉन r0 इक्वल टू में क्या बचा बच्चों, के। समीकरण 3 मान लिया। हम फिर क्या करेंगे, समय t1 पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या रखा है यहाँ पे, इस r को हमने बराबर, इसको हमने क्या ले लिया, बराबर के इस साइड ले गए। ठीक है, सिंपल ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आपका संबंध निकल करके आ जाएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इक्वल टू आ जाएगा 1/t2 माइनस टी वन इन r1 अपॉन r2। तो बहुत इजी सॉल्यूशन है, बस आपने इसको एक बार देखना है। और बाकी जो इसका ग्राफ है इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। एक ही क्वेश्चन को हम पूरा अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, मेन आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, और ये आई नो कि ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में, सॉरी आपके स्कूल में ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपने सॉल्यूशन देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लॉग आर्य समय के मध्य आलेख। ठीक है, तो ये आलेख भी आपने देख लेना है। सेकंड नंबर जिसमें आपको कहा था मान दे रखा था, ठीक है, किसका, के का मान आपको निकालने के लिए कहा था। ढाल यहाँ पे आपको ढाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन 2.303। सिंपल आपने मान रखा जो क्वेश्चन में दे रखा था, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.606 गुणा 10 की घात -4 सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ने कहा है दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है।
ठीक है, और इसी को घुमा फिरा करके एक क्वेश्चन और आपसे बोला है कि अभिक्रिया के वेग पर साधारण ताप, दाब व उत्प्रेरक का प्रभाव समझाइए, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले जो का नंबर का आपसे पूछा है क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये बताना है। तो हमने इसमें लिख लिया, माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। ए, और ये अभिक्रिया हुई और उत्पाद बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है, अभिकारक है, और ये इधर आपका क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ठीक है, तो उसके बाद सिंपल आपने ये यहाँ से पढ़ लेना है क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये आपकी थोड़ी लैंग्वेज आपने जरूर लिख देनी है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा है, के बराबर क्या था, 2.303/t लॉग आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए आपका क्या है, पूर्ण जो अभिक्रिया है वो, और कितनी पूर्ण हो चुकी है उसमें से आपने घटा करके यहाँ पे आपका नीचे मान आ जाता है। फिर आगे, यदि अभिकारक पदार्थ का प्रारंभिक सांद्रण परिवर्तित कर दिया जाए तो ए आपका जो उत्पाद बनेगा वो बन जाएगा, देखो प्रारंभ में आपका क्या रहेगा, जीरो, स्टार्टिंग जो रहेगा जीरो, और टी टाइम के बाद आपका कुछ बनेगा तो वो एम ए माइनस एफ। इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर आगे है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, एम ए अपन हो जाएगा, ये आपकी क्या है, पूरी अभिक्रिया है, स्टार्टिंग में इतना है, फिर कितना पूर्ण हो गया है, एम एक्स पूर्ण हो गया, तो एम ए में से हमने एम एक्स माइनस किया तो आपका ये आपका निकल करके आ जाएगा एक समीकरण। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये आपने बता देना है। अगला है, अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी हमने ऊपर कारक देख लिए, 3 आपको बता रखे थे, उनके बारे में हमें बताना था। पहला है इसमें सांद्रण। ठीक है, सांद्रण का क्या काम है इसमें, वो आपको यहाँ पे देख लो क्या प्रभाव पड़ता है सांद्रण का। गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार आणविक अभिक्रिया अणुओं के परस्पर टकराने से होती हैं। अभिकारक सांद्रण बढ़ने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप इकाई समय में अणुओं के आपस में टकराने की संभावना बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। सिर्फ आप ये रखेंगे कि अगर हम सांद्रण बढ़ाते हैं तो इससे आपका क्या होता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप की वृद्धि से सक्रिय अणुओं तथा प्रभावित टकरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। फिर है दाब। दाब बढ़ने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके परस्पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात वेग भी बढ़ जाता है। और उसके बाद एक और आप देख लीजिए, उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक या कम हो जाता है, तो जो उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और लास्ट आपने जो देखना है, अभिकारकों की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि अभिकारक आयनिक है तो उस अभिक्रिया का वेग अनआयनिक अभिक्रियाओं के वेग से अधिक होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, हार्डी-सुलज़न नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हार्डी नियम को समझ लेते हैं, क्या है हार्डी सुलझन नियम। अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्रिया के लिए हार्डी सुलझन ने निम्नलिखित 2 नियम दिए, जिन्हें हार्डी सुलझन नियम कहा जाता है। तो इसका जो पहला नियम है हार्डी सुलझे का, वो है, कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए विद्युत अपघट्य के वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। दूसरा नियम देख लेते हैं। इसमें क्या है, सॉल को स्कंदित करने वाले आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर होती है। ठीक है, समान संयोजकता वाले आयनों की स्कंदित करने की शक्ति तथा मात्रा समान होती है। अधिक संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन क्षमता अधिक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आयन आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। इतना आपने याद रखना है। बाकी ये जो एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके लिए आप इस एग्जाम्पल को चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमें आर्सेनिक वगैरह के लिए बोल रखा था। अगला प्रश्न है, कोलाइड के रक्षण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, कोलाइड के रक्षण से आप क्या समझते हैं। और अभी तक जितने क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है, और अभी आपका लगभग 1 से 2 पार्ट में और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस पार्ट में हम ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन दे दूंगा तो आपका सिर भी मतलब चकरा जाएगा, और एक साथ इतना तैयार करना मुश्किल है। तो एक एक दिन में जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ इतने आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो 4 से 5 दिन में आपकी पूरी केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसमें कहा है, सबसे पहले रक्सी क्लोराइड या से क्या अभिप्राय है, रक्सी क्लोराइड से क्या अभिप्राय है। जब किसी द्रव विरागी यानी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने से पूर्व द्रव रागी यानी द्रव स्नेही, देखो द्रव विरोधी द्रव रागी आप देख लीजिए क्या होता है। द्रव विरागी क्या होता है, द्रव विरोधी, और द्रव रागी होता है द्रव स्नेही। कोलाइडी विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइडी का स्कंदन रुक जाता है, अर्थात उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। यह प्रकरण रक्षण यानी प्रोटेक्शन कहलाता है। फिर आगे देखते हैं, वे
द्रवरागी क्लोराइड जिन्हें डालने पर द्रव विरागी क्लोराइडों का स्कंदन में स्थायित्व बढ़ जाता है, रक्षी क्लोराइड कहलाते हैं। और इस प्रकार प्राप्त द्रव विरागी क्लोराइडी विलयन रक्षित क्लोराइड कहलाते हैं। उदाहरणार्थ गोल्ड के क्लोराइडी विलयनों में यदि सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला दिया जाए तो यह स्कंदित हो जाता है, किंतु इस क्लोराइडी विलयन में यदि, ठीक है, तो इतना ही आपने लिख देना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है आपका पेप्टिकरण। और ये जो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं, सिर्फ इसमें हम समझ लेते हैं पेप्टिकरण क्या है। ठीक है, पेप्टिकरण क्या है? जब कोलाइडी पदार्थों का ताजा अवशेष किसी उचित विद्युत अपघट्ट के विलयन द्वारा पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए उदाहरण नीचे आपको दे रखा है। सिर्फ आपने पेप्टिकरण की डेफिनेशन याद कर लेनी है, बाकी जो इसका नीचे एग्जाम्पल दे रखा है वो आप देख लीजिए और इस एग्जाम्पल को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और एक जो अगला प्रश्न है स्वर्ण संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अभी देख लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्वर्ण संख्या क्या है? रक्षी क्लोराइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा नीचे आपको दिख रही है। तो इसमें स्वर्ण संख्या की जो परिभाषा बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसमें कहा है किसी द्रव क्लोराइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह संख्या है जो गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर को 10% NaCl के 1 मिलीलीटर विलयन द्वारा स्कंदित होने से रोक देती है। ठीक है, इतना आपने लिखना है। स्वर्ण संख्या 1 या 2 नंबर का आपका पूछेगा, इतना ही लिख करके आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो आई होप कि आज जितने क्वेश्चन देखे इन सभी को आपने अच्छे से समझ लिया है। और ये सारे क्वेश्चन आपके लगभग आई नो कि नोट्स ऑलरेडी आप बना चुके हैं सभी क्वेश्चंस के। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या जो आपको समझ में ना आया हो या आपके स्कूल में नहीं कराया गया हो तो वो आप पूछ सकते हैं, उसको मैं अलग से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप बाद में बोलेंगे कि इन क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारे स्कूल में नहीं हुए या इसकी तैयारी हमारी बिल्कुल भी नहीं है और समझ में भी नहीं आया, तो इसको मैं ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए क्योंकि आपके लगभग सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। बाकी सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए, जहां पर भी आपको जो भी डाउट लगता है आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। और आप सभी को बेस्ट विशेष अगेन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट इसका पार्ट आने वाला है नेक्स्ट, तो उसके लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा।